नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप देख रहे हैं खबरें अब तक। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे स्ट्रांग रूम के बाहर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के किए हंगामे की, जबलपुर के वर्गी डैम में हुई रूह कपा देने वाली त्रासदी की और अखिलेश यादव और ब्रजभूषण सिंह के बीच बढ़ रही नजदीकियों की, और अंत में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस हुकार की जो उन्होंने मजदूर दिवस पर भरी है। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जबलपुर क्रूज हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, आर्थिक मदद का किया ऐलान। मजदूर दिवस पर सीएम योगी ने खोला खजाना, 15 लाख से अधिक श्रमिकों को लेकर किया बड़ा ऐलान। पवन खेड़ा को एससी से बड़ी राहत, कांग्रेस नेता को मिली अग्रिम जमानत। राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, एफआईआर की मांग वाली याचिका खारिज। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून से कमर्शियल उड़ानें शुरू होंगी, मंजूरी मिली। कांग्रेस वॉकआउट के बहाने ढूंढ रही, लेबर डे पर विधानसभा में बोले सीएम। चंदौली के दीनदयाल उपाध्याय नगर में बुलडोजर एक्शन का दूसरा दिन, अवैध अतिक्रमण ध्वस्त। यूपी में भारी बारिश, आंधी तूफान और बिजली गिरने से 24 लोगों की मौत, 15 घायल। सोने चांदी में जबरदस्त गिरावट, 1,50,260 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ गोल्ड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में नेतृत्व बदलाव, रवि के बने 22वें सीएमडी, डॉक्टर डीके सुनील रिटायर। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं आज के पहले मुद्दे के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि लोकतंत्र की पहरेदारी के लिए किसी राज्य की मुख्यमंत्री खुद आधी रात को सड़क पर उतर जाएगी? जी हां, कोलकाता की सड़कों पर कल रात को जो हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। स्ट्रांग रूम के बाहर ममता दीदी का पहरा, कार्यकर्ताओं का शोर, सुरक्षा बलों से तकरार और दांव पर लगी बंगाल की सत्ता। टीएमसी कह रही है लोकतंत्र खतरे में है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है हार का डर सता रहा है और चुनाव आयोग सफाई देते देते थक गया है। आइए जानते हैं उस रात की एक एक मिनट की वो कहानी जिसने बंगाल की सियासत में आग लगा दी है। दरअसल शाम 3 बजे सब कुछ शांत था, लेकिन जैसे ही घड़ी की सुइयों ने 4 का कांटा छुआ, बंगाल की राजनीति का पारा अचानक 45 डिग्री पार कर गया। टीएमसी के पास एक ईमेल पहुंचा जिसमें सूचना दी गई कि शाम 4 बजे स्ट्रांग रूम खोला जाएगा। बस फिर क्या था, टीएमसी के नेता कुणाल घोष और शशि पांजा दनदनाते हुए मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया। टीएमसी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बम फोड़ दिया, आरोप लगा दिया कि बिना राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के पोस्टल बैलेट और पिंक पेपर के साथ खेल हो रहा है। टीएमसी का दावा था कि ये लोकतंत्र की हत्या है और फिर देखते ही देखते घोष और शशि पांजा स्ट्रांग रूम के बाहर ही धरने पर बैठ गए। वहीं जैसे ही खबर फैली कि स्ट्रांग रूम के बाहर हलचल संदिग्ध है, खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक्शन मोड में आ गई। वह सीधे सकावत मेमोरियल स्कूल पहुंच गई जहां भवानीपुर विधानसभा की ईवीएम रखी थी। ममता बनर्जी करीब 3 घंटे तक स्ट्रांग रूम के पास डटी रहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले तो उन्हें अंदर जाने से रोका गया, लेकिन जब उन्होंने उम्मीदवार के अधिकार की दुहाई दी तब उन्हें जाने को मिला। वहीं इस दौरान उन्होंने एक वीडियो भी दिखाया जिसमें उन्होंने धांधली का आरोप भी लगाया। आप पढ़ लो, मैं नाम नहीं बताएंगे। प्रदीप का प्रो बात निकाल लो, प्रदीप का प्रो निकाल लो तो क्या होता है? दीप होता है। ये है प्रजापति। अरे भाई प्रदीप बोली नहीं, बोले कि पोटा बांध दो, निकाल लो। ऐसा बोझे नहीं। इस तरह का वीडियो दीदी ये क्या है? क्या दिखा रही है? वीडियो से है, इन्होंने फेस टाइम लाइव कर रहे हैं। आप लोग फेस टाइम देख लो ना, फेस टाइम में फेस टाइम लाइव कर रहे हैं। सामने गुजराती गाड़ी নিয়ে সমস্যা হচ্ছে দিদি, এই 100 মিটারের মধ্যে গাড়ি এখানে ঢুকলো। আরে ওকে ঢুকতে দিয়েছে সেন্ট্রাল কোর্ট, কে পুলিশ দিয়েছে।
এদের উপরে চাপ আছে, এরা কি করবে? আর তো দুটো তিনটে দিন কেন ঢুকতে দিয়েছে জিজ্ঞেস করো, অন্য কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না, ওদের কেন দিয়েছে? আমার তো দেখো, আমার এখানে ইলেকশন কমিশনের স্ট্যাম্প আছে, আমার কার পার্কিং আছে, চিফ ইলেকশন এজেন্টদের কার পার্কিং আছে, যারা এজেন্ট আছে তাদের স্লিপ আছে, তো ওদের পার্টি গাড়ি ঢুকিয়ে এখানে হামলা করছিল কেন? ওরা জান না আমি এখানে একবার বললে কলেজ ট্রেনে 10,000 ছেলে চলে আসবে, সেটা কি ভালো হবে? সামলাতে পারবে তো গল্প নেই। আপনাদের একটা গাড়ি ছিল, সেটা নিয়ে সমস্যা করছিলেন। আমাদের গাড়ি এসছে বিকজ চিফ ইলেকশন এজেন্ট এসছে, ওদের এসছে। আমি আসার পরে চিফ ইলেকশন এজেন্ট ওদের এসছে, ওদের একটা ড্যামি ইন্ডিপেন্ডেন্ট এসছে। वहीं स्ट्रांग रूम से बाहर आते ही ममता ने गरजते हुए कहा कि अगर किसी ने ईवीएम लूटने या मतगणना में धांधली की कोशिश की तो हम जिंदगी मौत एक कर देंगे, हम जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन जनादेश चोरी नहीं होने देंगे। सुनिए मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा। हमने इधर हम इसी पे आए हुए इसी के लिए ये हमारा काउंटिंग हमारा जो ईवीएम मशीन है इधर में स्टोर रूम है, तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी पे हम पाए गए और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर डायलॉग को इधर उधर कर रहा है। वो देखने का बाद मैंने जब सीसीटीवी देखा टीवी में, तो मैंने सोचा मैं वीडियो देख के आऊँ। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे, उसके बाद पूछा किसी से, बोला नहीं आपको जाने का हक है, बिकॉज वो लोग पहले किसी को अंदर में ही जाने नहीं देते। लेकिन एज पर आवर इलेक्शन रूल्स the candidate and election agent of any party is allowed up to the sealed room, not inside the sealed room but outside at the door of sealed room. तो पहले तो ये लोग मेरे को घुसने ही नहीं देते थे, उसके बाद इसको उसको फोन किया, बट आरो किसी से परमिशन लेके आरो मेरे को घुसने दिया। और जो उन्होंने इतना टाइम तक थे भी, उन्होंने भी सब देखभाल करके हम वॉशरूम भी करने बोला, जो एजेंट लोग पूरा 24 घंटा रहेगा। देखो तो ह्यूमन बीइंग है ना, वो लोगों को लिए चार वॉशरूम बनाने बोला, और क्या से बनाएगा वो उसको भी बोल दिया, जो बनाते हैं जो बायो टॉयलेट होता है ऐसा टाइप का कुछ, और 2 घंटा बाद क्लीन करने का भी जरूरत होता है। तो इसी के लिए बोला आप कोई गवर्नमेंट का जो है उसका सब कंडक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है देखो साइक्लोन हुआ है, तो बाहर में वो लोग बारिश में भीग रहा था, जो हमारा ऑफिशियल जो एजेंट जिसको परमिशन दिया गया रहने के लिए, तो इधर में होकर 3rd फ्लोर पे कैसे दिखेगा? और इनसाइड द बिल्डिंग वॉज टोटली क्लोज, लेकिन इनसाइड द बिल्डिंग 3rd फ्लोर 4th फ्लोर कैसे देखेगा? इतिहास से कोई कुछ नहीं था। तो इसके लिए तो सीसीटीवी का बंदोबस्त किया गया, नीचे में बैठी और उसका माथा को ऊपर कोई जो है कुछ रहने का बंदोबस्त है। तो अभी तो बारंदा में बैठा दिया सब पार्टी के लिए, वो तो ह्यूमन बीइंग है ना। पॉलिटिक्स में रोज चलेगा, झगड़ा भी चलेगा, लेकिन हम तो ये नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र को वोट जबरदस्ती दखल किया जाए। इतना एट्रोसिटीज हुआ, इतना टॉर्चर हुआ, हमारा एजेंट को इतना अरेस्ट किया, इतना वन साइडेड हुआ, उसका बाद भी अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे, तो हम जिंदगी मौत एक घंटा लड़ेंगे। और हम सब कैंडिडेट सब चीफ इलेक्शन एजेंट को जितना भी पार्टी है सबको बोलते हैं आपका हक है, आप देखभाल कीजिए, बट डोंट क्वार, दिस इज नॉट द प्लेस फॉर क्वार। काउंटिंग का डेट में होता है, एक साइड और एक पार्टी रहता है और एक साइड एक पार्टी रहते हैं, और लोकतंत्र भी चलता है, प्रेस भी एक साइड में रहते हैं, लेकिन ये तो ठीक नहीं है। हम आने से कुछ स्लोगन शॉटिंग करेंगे, तो हम बोलने तो वो तो गुजरात से आया स्लोगन शॉटिंग करने के लिए, इधर का लोकल गुजराती नहीं जो फेसबुक में लाइव कर रहा था, मैंने देखा, मेरे को भेजा फेस। लेकिन आप बोलो हमारा तो एरिया है, हम 1 सेकंड में बोलेगा तो कॉलिंग स्क्रीन से हम 10,000 लेके इधर में खड़ा बैठे, हमको बाहर से ले आने का जरूरत नहीं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी चुप
बैठने वाली नहीं थी। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने उन्हें पॉलिटिकल ड्रामा करार देते हुए कहा कि ममता बनर्जी का ये व्यवहार ही बंगाल का सबसे बड़ा एग्जिट पोल है, यानी वह हार मान चुकी हैं। आपको बता दें, हालात तब और बिगड़ गए जब भवानीपुर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी की एक गाड़ी को घेर लिया। बीजेपी का आरोप था कि गाड़ी में संदिग्ध सामान, डुप्लीकेट मशीनें हो सकती हैं। देखते ही देखते बीजेपी और टीएमसी समर्थक आमने सामने आ गए। गाली गलौज, धक्का मुक्की और तीखी नोकझोंक के बीच कोलकाता पुलिस और ज्वाइंट सीपी को भारी बल के साथ मोर्चा संभालना पड़ा। वहीं जब विवाद ने तूल पकड़ा और बवाल बढ़ने लगा तो चुनाव आयोग ने रात के अंधेरे में ही सफाई देने मैदान में उतरना पड़ा। आयोग ने टीएमसी के तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा, स्ट्रांग रूम की सील नहीं तोड़ी गई, सब सुरक्षित है। पोस्टल बैलेट की केवल छटनी की जा रही थी, जो कि चुनाव प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा है। सभी पार्टियों को इसकी जानकारी पहले ही दे दी गई थी। खुदीराम अनुशीलन केंद्र के 7 स्ट्रांग रूम पूरी तरह सुरक्षित हैं और सीसीटीवी निगरानी में हैं। वहीं आपको बता दें, हंगामा सिर्फ रात तक सीमित नहीं रहा। आज शुक्रवार की सुबह मानिककलता से उम्मीदवार कुणाल घोष ने नेताजी इंडोर स्टेडियम पहुंच गए। उन्होंने वहां कुर्सी डाली और खुद सीसीटीवी फुटेज की मॉनिटरिंग करने लगे। टीएमसी का कहना है कि वे अब एक पल के लिए भी मशीनों को अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देंगे। जाहिर है, बंगाल में सियासी बिसात बीत चुकी है। एक तरफ ममता बनर्जी का जुझारू तेवर है, जो अपने कार्यकर्ताओं को 24 घंटे स्ट्रांग रूम की पहरेदारी का हुक्म दे रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, जो इसे चुनावी हार से पहले का बहाना बता रही है। चुनाव आयोग की सफाई के बावजूद अविश्वास की खाई चौड़ी होती जा रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई ईवीएम के इर्द गिर्द कोई खेल हो रहा है या सिर्फ मनोवैज्ञानिक युद्ध है। 4 मई की मतगणना ही इसका फैसला करेगी, लेकिन इतना तो तय है कि बंगाल में आने वाले दिन बेहद गर्म रहने वाले हैं। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। अब बात करते हैं जबलपुर से आई उस दहला देने वाली खबर की, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जबलपुर का वो वर्गी डैम, जहां लोग सुकून के 2 पल बिताने और लहरों का आनंद लेने जाते हैं। कल यहां यमराज ने ऐसी दस्तक दी कि हंसते खेलते परिवार उजड़ गए। जी हां, अचानक आया तूफान। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं और नर्मदा का वो गहरा पानी, जहां देखते देखते मध्य प्रदेश पर्यटन निगम का आलीशान क्रूज एक जल समाधि में बदल गया। माँ के सीने से चिपका मासूम बच्चा हो या अपनों को ढूंढती विलकती आंखें, वर्गी डैम का मंजर कल रात किसी डरावने सपने जैसा था। आइए जानते हैं आखिर उस काली शाम को क्या क्या हुआ। गुरुवार की शाम जबलपुर के वैरागी डैम में बेहद खुशनुमा थी। करीब 31 पर्यटक क्रूज पर सवार होकर बैंक वाटर की सैर कर रहे थे, लेकिन शाम करीब 5:30 बजे से 5:45 के बीच अचानक आसमान का रंग बदला। मौसम विभाग ने पहले ही येलो अलर्ट जारी कर दिया था, लेकिन प्रशासन और क्रूज प्रबंधन की लापरवाही भारी पड़ गई। अचानक 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान उठा। नर्मदा की लहरें इतनी ऊंची उठी कि क्रूज ताश के पत्तों की तरह डगमगाने लगा। क्रूज के लोअर डेक में बैठे लोगों को तो संभलने का मौका तक न मिला और देखते ही देखते क्रूज पलट गया और 50 से 60 फीट गहरे पथरीले पानी में समा गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जब गोताखोरों ने शवों को निकाला तो एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में आंसू ला दिए। एक मां और उसके 4 साल के मासूम बच्चे का शव एक साथ मिला। मां ने मरते दम तक अपने कलेजे के टुकड़े को सीने से चिपका कर रखा था। उसके हाथ बच्चे की पीठ पर थे, मानो वह पानी की गहराई में भी उसे बचाने की आखिरी कोशिश कर रही हो। कुदरत का कहर जीत गया, लेकिन मां की ममता हार कर भी अमर हो गई। वहीं हादसे के बाद चीख पुकार मच चुकी थी। पास के पंपिंग स्टेशन पर काम कर रहे मजदूरों ने देवदूत बनकर पानी में छलांग लगाई और कई लोगों को खींचकर बाहर निकाला। एसडीआरएफ की टीम ने क्रूज के मलबे को काटना शुरू किया। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद क्रूज के अंदर फंसे 56 साल के रियाज को जिंदा बाहर निकाला गया। वहीं इस हादसे ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। सवाल उठ रहे हैं कि जब मौसम विभाग ने 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने का अलर्ट दिया था, तो क्रूज को गहरे पानी में क्यों जाने दिया गया? क्रूज में क्षमता से अधिक लोग क्यों सवार थे?
क्रूज में सवार यात्रियों को लाइफ जैकेट क्यों नहीं पहनाई गई थी। वहीं हादसे की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताया और फौरन मंत्रियों को मौके पर भेजा। सरकार ने मृतक परिवारजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इसे प्रशासनिक हत्या करार देते हुए ठेकेदार पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सुनिए। अली बाबा 40 चोर की सरकार है। आप अखबार की हेडिंग रोज देखते हो कि किसी न किसी रूप में 5-10 लोगों की हत्या होती है। रोज अखबारों में देखते हो कोई मंत्री, कोई बीजेपी का नेता, बीजेपी के नेता का रिश्तेदार, मंत्रियों के परिवार वाले या बीजेपी का कोई छुटभैया नेता, किसी न किसी अधिकारी, पत्रकार या सार्वजनिक कोई न कोई यातना करता मिलता है। ये सरकार का ध्यान, इसके मंत्रियों का ध्यान सिर्फ लूटने में लगा है। अभी क्रूज़ पर जिस तरीके की मौतें हुई जबलपुर बरगी डैम में, आखिर क्या लॉजिक था कि क्या लापरवाही हुई और कौन इसका जिम्मेवार है? किसने जो लाइफ सेफ्टी के सारे संसाधन थे उनकी अवहेलना हुई है क्या? इस बात के लिए जिम्मेवारी किसकी थी? पर्यटन मंत्री हमारे लोधी जी, उनको ये पता नहीं कि कहाँ पर किस चीज़ का अनुमति और किस चीज़ की अनुमति नहीं है। एनजीटी के किस किस पर प्रतिबंध है और किसके किस पे नहीं है। तो फिर वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ लूट विभाग की कर रहे हैं। समझने की बात है। यही मोहन सरकार से जो सबसे बड़ी मध्य प्रदेश के माथे पे एक तरह से ये बोझ है, इस सरकार की गंभीरता, अपने काम के प्रति अपने दायित्व, अपने विभाग के प्रति अपना संविधान और उसकी समझ एक भी मंत्री में नहीं है। इसी कारण इस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं। वहीं हादसे के बाद जबलपुर प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी। जबलपुर आईजी प्रमोद वर्मा के मुताबिक अब तक 9 शव बरामद हो चुके हैं। करीब 23 से 24 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। सेना की टुकड़ी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीमें तैनात हैं। हैदराबाद से एक विशेष टीम को आधुनिक सर्च लाइट और मशीनों के साथ बुलाया गया है। देखा जाए तो जबलपुर का ये हादसा हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हम कब तक ऐसी लापरवाहियों की कीमत अपनी जान देकर चुकाते रहेंगे। उन परिवारों का क्या जिनकी दुनिया एक पल में उजड़ गई। मुआवजा तो मिल जाएगा, लेकिन वो मासूम बच्चा और वो माँ कभी लौट कर नहीं आएगी। प्रशासन अब जांच की बात कर रहा है, लेकिन क्या ये जांच उन गुनहगारों को सलाखों के पीछे पहुंचाएगी जिन्होंने चेतावनी के बावजूद क्रूज को मौत के मुहाने पर धकेल दिया। बरगी डैम की लहरें आज शांत हो सकती हैं, लेकिन जो सवाल उन्होंने खड़े किए हैं उनका शोर बहुत दूर तक जाएगा। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा छुपा हुआ खेल चल रहा है जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजनीति के मंच पर एक नया और बेहद दिलचस्प अध्याय शुरू हो चुका है, जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। केसरगंज के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच दिख रही ये जुगलबंदी राज्य के सियासी भविष्य को एक नया मोड़ देने की ओर इशारा कर रही है। हरदोई में अखिलेश यादव की ओर से ब्रजभूषण को अपना नेता कहना और जवाब में ब्रजभूषण का अखिलेश के बड़प्पन के कसीदे पढ़ना उत्तर प्रदेश की सियासत में किसी बड़े ज्वालामुखी के फटने का संकेत है। ऐसे में अब सवाल है कि क्या केसरगंज के दबंग और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का पाला बदलने वाले हैं, या वह भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार होंगे। आइए जानते हैं। आपको बता दें, बीते दिनों हरदोई के दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव ने जब ब्रजभूषण शरण सिंह के सपा में शामिल होने के सवाल का जवाब दिया तो उनके लहजे में नरमी और शब्दों में गहरी सियासत छिपी थी। अखिलेश ने सीधे तौर पर वहां तो नहीं कहा, लेकिन ना भी नहीं कहा। उन्होंने बड़े सदे हुए अंदाज में कहा, भारतीय जनता पार्टी पीडीए के लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं और पार्टी छोड़ना चाहते हैं। जहां तक गोंडा वाले नेताजी का सवाल है तो राजनीति में कब क्या मोड़ आ जाए ये वही बेहतर बता सकते हैं। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। सवाल ले लीजिए, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह से जो रिश्ते आपके हो रहे हैं, क्या वो समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं? मैं आपको सच बताऊं, सच ही बताइए। अगर सच बताऊं मैं आपको, पीडीए के लोग इतने तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि सब कुछ छोड़ना चाहते हैं। वो पीडीए के लोग
इतने पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हो रहे हैं वहां। ब्रजभूषण सिंह और बात है सर। जहां आपने उन पूर्व सांसद जी और हमारे गोंडा के नेता जो रहे, हमारे साथ भी रहे, राजनीतिक परिस्थितियां क्या बनती हैं, राजनीति में क्या मोड़ आता है, ये वो ही बेहतर बता सकेंगे। राजनीति में क्या मोड़ आएंगे। अभी तो एक्सप्रेसवे की बात हो रही है, यहाँ फेंटा नहीं बनता हरदोई में, मिरंडा छोटा बनता है। और अगली बार जब मैं आऊंगा तो हरदोई का बना हुआ छोटा मिरंडा आपको पिलाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह के हालिया बयान किसी बगावत से कम नहीं हैं। बिहार के भागलपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उनका दर्द और गुस्सा दोनों झलक पड़ा। उन्होंने बिना नाम लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को ललकारते हुए कहा, अगर किसी को लगता है कि मैं पार्टी का भार बन चुका हूं तो बस एक बार कह दीजिए, मेरी ज़रूरत नहीं। 2027 हो या 2029 में मैं अपनी उपयोगिता साबित कर दूंगा। सुनिए ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या कुछ कहा। जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है और डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को लगता है कि हम सबके लिए भार बन चुके हैं तो एक बार तो कह दो कि मेरी जरूरत नहीं है, कह दो एक बार। अगर हम भार ही बन चुके हैं तो कह दो, 27 में कह दो, 29 में कह देना, हम दिखा देंगे कि हमारी उपयोगिता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी लोगों को कहा कम समझना ज्यादा। आपको बता दें, इस पूरी कहानी में एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक अनुपमा जायसवाल एक हादसे में झुलस गईं। अखिलेश यादव सबसे पहले उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे। इस पर ब्रजभूषण अखिलेश की जमकर तारीफ करते हुए नजर आए। इसे राजनीति का बड़प्पन बताया। देखिए ये वीडियो। अखिलेश यादव ने जाकर के अपने बड़प्पन का परिचय दिया है। अब रहा सवाल कि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कतार लग गई, लेकिन अखिलेश जी ने अपने बड़प्पन का परिचय दिया है। तो इसके पहले लोगों को समय नहीं मिला और ये परंपरा पहले से रही है, एक दूसरे के सुख दुख में हालचाल लेना। कि उनके स्वास्थ्य को लेकर के बहुत चर्चा थी और वो झुलस गई। उनका इलाज अच्छा हो और वो स्वस्थ हैं, उनका हालचाल लेने में गया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अनुपमा जायसवाल उस वक्त झुलसी थीं जब वह अखिलेश यादव का पुतला फूंक रही थीं। ऐसे में अखिलेश का वहां जाना और ब्रजभूषण का उन्हें साधुवाद देना, दोनों के बीच बढ़ती नज़दीकी गहराई पता लगती है, या यूँ कहें गहराई गवाही देती है। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए समाजवादी पार्टी कोई अनजान जगह नहीं। साल 2009 से 2014 तक वह सपा के टिकट पर सांसद रह चुके हैं। भले ही वह 2014 में मोदी लहर के दौरान भारतीय जनता पार्टी में लौट आए, लेकिन मुलायम सिंह यादव के परिवार के साथ उनके निजी रिश्ते हमेशा मधुर रहे। अखिलेश यादव ने भी कभी उन पर कड़ा हमला नहीं बोला, जो ये बताता है कि दोनों के बीच एक मौन सहमति हमेशा से रही। वहीं दूसरी तरफ भले ही अटकलें तेज हों, लेकिन पाला बदलना इतना आसान भी नहीं है। जी हाँ, ब्रजभूषण पर दिल्ली में गंभीर मुकदमे चल रहे हैं। सत्ताधारी दल छोड़ने का मतलब है प्रशासनिक और कानूनी चुनौतियों का सीधा सामना करना। उनके बेटा करण भूषण सांसद हैं और प्रतीक भूषण विधायक, दोनों भारतीय जनता पार्टी से हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या वह अपने बच्चों का राजनीतिक भविष्य दांव पर लगाएंगे। वहीं अखिलेश वर्चस्व विरोधी राजनीति की बात करते हैं। ऐसे में एक बाहुबली छवि वाले ठाकुर नेता को साथ लेना उनके नैरेटिव पर सवाल भी खड़े कर सकता है। हालांकि खास बात यह है कि ब्रजभूषण का प्रभाव सिर्फ केसरगंज तक सीमित नहीं। गोंडा, बहरा, श्रावस्ती और अयोध्या जैसी कम से कम 4 से 5 लोकसभा सीटें और दर्जनों विधानसभा सीटों पर उनका अपना वोट बैंक है, जो जिधर चलते हैं उधर एक बड़ा काफिला चलता है। भारतीय जनता पार्टी उन्हें खोना नहीं चाहती और अखिलेश उन्हें पाकर अवध क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के किले को ढहाना चाहती है। फिलहाल ब्रजभूषण शरण सिंह के एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे हैं ताकि अपने परिवार के लिए और भी ज़्यादा सीटें या राज्यसभा की दावेदारी पक्की कर सकें, तो दूसरी तरफ सपा के साथ अपनी नज़दीकों को प्लान बी के तौर पर
तैयार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या ये गोंडा का शेर भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन में बना रहेगा या फिर 2027 के चुनाव से पहले लाल टोपी पहनकर उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा उलटफेर करेगा। ये तो वक्त ही तय करेगा, लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में पारा अभी और चढ़ने वाला है। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। आज मजदूर दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के उन ठेकेदारों और फैक्ट्री मालिकों को सीधे शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया है जो पसीना बहाने वाले मजदूरों का हक मारने की कोशिश करते हैं। जी हां, लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित श्रम वीर गौरव कार्यक्रम के मंच से मुख्यमंत्री ने न केवल श्रमों के लिए सुविधाओं का पिटारा खोला, बल्कि औद्योगिक अशांति फैलाने वाले और शोषण करने वालों को ये साफ संदेश दिया कि अब उत्तर प्रदेश में पुरानी व्यवस्था नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री का ये अंदाज उन लोगों के लिए कड़ा सबब है जो मेहनत का मोल देने में आनाकानी करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में पिछली सरकारों और पुराने ढर्रे पर तंज कसते हुए कहा कि पहले श्रमिक दिन रात काम करता है, लेकिन जब मजदूरी मांगने की बारी आती है तो उसे टरका दिया जाता है। ठेकेदार और रसूखदार लोग श्रमिकों का पैसा डकार जाते हैं, लेकिन सीएम ने दो टूक लहजे में चेतावनी दी, अब ऐसा नहीं चलेगा। अगर श्रमिक ने काम किया है तो उसे उसके पसीने का दाम मिलना ही चाहिए। जो लोग काम का दाम नहीं देंगे, सरकार उनका काम तमाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। साथ ही नोएडा में हाल ही में हुए उग्र प्रदर्शन का जिक्र करते हुए उन्होंने साफ किया कि प्रदेश में किसी की कीमत पर औद्योगिक अशांति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इतना ही नहीं, मजदूर दिवस पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के निर्माण श्रमिकों के लिए कई ऐतिहासिक घोषणाएं की। सीएम ने कहा कि श्रमिकों को रहने के लिए आधुनिक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी, जहां उन्हें न केवल सिर छिपाने की जगह मिलेगी, बल्कि सस्ता और पौष्टिक भोजन, मनोरंजन, स्नान घर और पुख्ता सुरक्षा भी मुहैया कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 12.26 लाख श्रमिकों को आयुष्मान कार्ड दिए जा चुके हैं। आज से शेष 15.83 लाख निर्माण श्रमिकों को भी इस योजना से जोड़ा जा रहा है। अब कुल मिलाकर करीब 80 लाख लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी मिलेगी। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में श्रमिकों के बच्चों के लिए सीएम ने बड़े विजन की बात की। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर मंडल में अटल आवासीय विद्यालय बनाए हैं, जहां 1000 बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था है। देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन कड़े तेवरों और कल्याणकारी घोषणाओं ने ये साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार अब श्रमिकों को केवल वोट बैंक नहीं, बल्कि प्रदेश के विकास का असली आधार मान रही है। जहां एक तरफ ठेकेदारों पर कार्रवाई का चाबुक चला है, तो वहीं दूसरी तरफ अटल विद्यालयों के जरिए श्रमिकों की अगली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करने का रोड मैप तैयार किया गया है। आज मजदूर दिवस पर सीएम का ये संदेश उत्तर प्रदेश की औद्योगिक और सामाजिक व्यवस्था में एक बड़े बदलाव का आगाज माना जा रहा है। आज खबरें अब तक में हमने बंगाल की आधी रात वाली सियासी जंग देखी, जो जबलपुर हादसे के उस दर्द को भी महसूस किया जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। हमने उत्तर प्रदेश की सियासत में करवट लेते नए समीकरणों को समझा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम तमाम वाले कड़े संदेश भी सुनी। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन खबरों का सिलसिला अभी थमा नहीं है। राजनीतिक दाव पेच से लेकर समाज की हर बड़ी हलचल तक हम आप तक हर पूरी सच्चाई और गहराई के साथ पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।